हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ओके, तो सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग देख रहे थे, विकास की समझ। इसके अंतर्गत मैंने आपको कल समूह की एक औसत आय और उसमें बढ़ने वाले जो है पर व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम की बात मैंने आपको समझाया। जैसे यहाँ पे बोला जाए तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो कैसे निकाला जाता है, किस आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे समूह की औसत आय के अंतर्गत बोला गया है कि वर्ष 2010 में जो है ABCDE ये समूह की 5 व्यक्ति हैं जिनके जो इनकम जो है, आय जो है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे पांचों लोगों की आय को हम लोग एक साथ अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है 20,000। इस 20,000 को जो होता है जितने समूह के व्यक्ति हैं उनसे उनको भाग देते हैं। भाग देने के बाद उसमें जो प्रतिफल जो प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, फिर उसको जो है 2 साल के बाद गणना किया गया 2012 में। वहाँ पर कुल आय जो था 20,000 से बढ़कर जो है 30,000 हो गया और प्रति व्यक्ति जो है आय जो है वो 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गया। तो यहाँ पे हम स्पष्ट हो जाता है कि 2 साल बाद अर्थात 2012 की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन पर प्रति व्यक्ति अगर उनका इनकम देखें तो A और C ऐसे 2 समूह के आदमी हैं जिनकी इनकम जो है यथावत है। ठीक है, तो समूह के आधार पर जो होता है उनकी औसत आय निकाला जाता है। अब आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो है विकास के अन्य सूचक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, विकास के अन्य सूचक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, वहाँ बाल मजदूरी की प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मतलब एक तरीक़ा से अपने आप में जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, विकास के अन्य सूचक के अंतर्गत होता है विकास तभी माना जाता है जब देश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में जो है वृद्धि हो, शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी आए, स्वास्थ्य में वृद्धि हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर संभवतः अगर बढ़ता है तो मान के चले कि हमने विकास किया। तो इसी स्तर पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाया गया है कि जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है एवं सभी बच्चों का विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, तो वहाँ पर बाल मजदूरी जैसी कुप्रथा जो है वो यथावत जो होती है या स्वतः जो होती है समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में कुछ अधिक सामर्थ्य भी हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की जो उपलब्धता एवं उसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता जिन्हें उनका लाभ मिलता है, वरन समाज के अन्य सदस्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कैसे कि स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं, स्वस्थ रहने के बहुत सारे गुण जो होते हैं वो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह विकास के अन्य सूचक में जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। फिर यहाँ पे देखिए मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत या उनके ऊपर वाले जो पैराग्राफ जो बचा उनको भी देख लेते हैं कि पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होने से उनकी जो प्रतिभा का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए मौके भी मिलते हैं, अवसर भी मिलते हैं जो इस तरह समाज में है ना। अभी हम अगर देखें 4-5 और 10 साल इस पर, तो महिलाओं को जो है जब से उनको जो है 33% से लेकर 50% के आरक्षण की बेस से यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो महिलाएं भी समाज में जो है अपने आप को स्थापित की हुई हैं। समाज में महिलाओं की बात को सुनने की वातावरण उत्पन्न होने से उनकी जो भूमिका जो है वो बदली हुई है। पहले क्या थी कि समाज में महिलाएं केवल घर गृहस्थी तक ही सीमित रहती थी, चौखट तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज महिलाएं जो है वो बाहर आकर भी पुरुषों के साथ आने वाली जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान करने में बराबर भूमिका देती है। पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु एक अनिवार्य तत्व होते हैं। जिन देशों में इन सेवाओं की समुचित व्यवस्था होती है उन देशों का विकास भी तेजी से होता है। अब देखिए यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात जिस देश में जो होता है प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है
उस देश का जो विकास या मानव विकास सूचकांक जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया कि किंतु समग्र विकास को मापने के लिए जो होता है यह मापदंड पर्याप्त नहीं है, हमें अन्य मापदंडों के बारे में भी विचार करना होगा। इसकी सूची लंबी हो सकती है पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना होगा। पिछले लगभग 2 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सूचकों को राष्ट्रीय आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास की माप के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, विकास तभी माना जाएगा जब उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और राष्ट्रीय आय के साथ वृद्धि हो या व्यापक स्तर पर उनका विकास हो। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्टों में भी विभिन्न देशों की तुलना उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था जो होती है या जीवन काल जो होती है उनको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो जीवन काल होते हैं वो उसके जीवन प्रत्याशा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जीवन प्रत्याशा जन्म के समय से एक व्यक्ति की औसत जो अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। जैसे हमारे यहाँ भारत में जो है अभी 67 साल है, जीवन प्रत्याशा जो है 67 साल। ठीक, अनुमानित या औसतन जो जीवन काल, यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। समग्र विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। साक्षरता दर जो है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है। यदि हम सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था करें या कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। पाँच वर्ष तक की उम्र मनुष्य की विकास का एक महत्वपूर्ण समय होता है, महत्वपूर्ण अंग काल होता है या समय होता है, अंग होता है। इस अवधि में मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है, यानी कि 90% डेवलप जो होता है 5 वर्ष तक हो जाती है। यदि इस अवधि में बच्चा कुपोषित होता है तो उसका प्रभाव जीवन भर पड़ने की संभावना बनी रहती है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन जीने का मौका दे। बच्चों में कुपोषण के 2 रूपों में बच्चों को जो है कुपोषण के 2 रूपों में मापा जा सकता है, उम्र के अनुसार ऊंचाई तथा उम्र के अनुसार वजन। बच्चों में ऊंचाई तथा वजन का स्तर यदि एक सीमा से कम है तो वे बच्चे कुपोषित कहलाते हैं। ठीक है, प्राय आपने देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं, जब वहाँ पे कुपोषित बच्चों को या बच्चों को जो होते हैं पोलियो की ड्रॉप या अन्य टीका वगैरह के लिए आते हैं तो वहाँ पे उनका वजन और कद जो है मापा जाता है। उनसे वो लोग क्या करते हैं, एक टारगेट तैयार करते हैं कि कितने लोग जो है वो कुपोषित है, ऐसा करके। तो इस बात की बेहतर जानकारी आप आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, भारत व पड़ोसी देशों के चयनित मानव विकास सूचक वर्ष 2010 के आधार पर नेपाल में जो है जीवन प्रत्याशा 69 साल है, साक्षरता दर जो है वो 59 है। ठीक है, 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में कुपोषण का जो स्तर जो है उम्र के अनुसार कम ऊंचाई प्रतिशत जो है 49 और उम्र के अनुसार कम वजन जो है वो 39 है। इसी प्रकार अगर भारत में देखिए तो जीवन प्रत्याशा जो है वो 65 से 67 साल का है। साक्षरता जो है 63% है 15 साल के ऊपर वाले बच्चों का। ठीक है, 15 साल के ऊपर वाले लोगों का। और 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो शिक्षा स्तर जो है यहाँ पे देखिए 48 और 43%। चीन का देखिए यहाँ पे जीवन प्रत्याशा 73 है, साक्षरता दर जो है आपका 98। कितना बढ़िया, सबसे बढ़िया औसत है यहाँ पे। और 5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण के जो है 10 और 4 है। श्रीलंका में जीवन प्रत्याशा 75 है, शिक्षा की जो दर है वो 91% है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ सर्वे के आधार पर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो देशों की अलग अलग जो मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं, यानी $1 कितने रुपये के बराबर होगा या कितने युआन या कितने नेपाली रुपये के बराबर होगा। मान लीजिए कि अमेरिका में एक व्यक्ति के पास $100 है और वह व्यक्ति भारत आता है तो उसके पास कितने रुपये होंगे? $1 मतलब 65 रुपये। पहले की बात अब थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, $1 मतलब होता है 65 रुपये।
तो बाजार भाव के अनुसार उसके पास लगभग जो होता है 6,500 रुपये होंगे। ठीक है, भारत आने पर जो है उनकी जो राशि जो है वो कितना हो जाएगा, 6,500 रुपया। परंतु यहाँ हम बाजार भाव का उपयोग नहीं करते। यदि बाजार भाव नहीं लेते तो डॉलर और रुपये में अनुपात कैसे निकाला जा सकता है? विभिन्न देशों के सर्वेक्षणों के आंकड़ों द्वारा यह पता कर सकते हैं कि डॉलर में समान मात्रा में कितनी वस्तु और सेवाएं खरीदी जा सकती है। यही सारी बातें जो होती है हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र वस्तु का एक रुचि का सब्जेक्ट है बेटा। इसमें खास करके जो है उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, लेन देन, ठीक है, खरीदी बिक्री, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की परख, विकास की समझ, बहुत सारी ऐसी जो संदर्भ जो है जो हमारे आसपास होते हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। बड़े रोचक है ये। आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं के अंतर्गत यहाँ पे देखिए तो केवल निजी आय से ही हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं नहीं खरीद सकते। जैसे अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसा भी हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, इस हेतु हमें स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है ताकि बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक पृथक सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जा सकते, परंतु एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कुछ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फायदा होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है। इससे कुपोषण की स्तर जो होता है वो कम हो जाता है। मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव एक लंबे समय तक कैसे रहता है, इसे एक एग्जाम्पल किससे समझ सकते हैं कि आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बहुत कम था। फिर 1991 में यहाँ के जो केवल 64% लोग साक्षर थे। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। हालांकि सरकार एवं जनता दोनों ही शिक्षा के लिए उत्सुक रहे थे। आगे यहाँ पे देखेंगे बेटा हम लोग कि राज्य सरकार ने पाठशालाएं शुरू की और निःशुल्क अथवा कम लागत पर शिक्षा सुनिश्चित किया। धीरे धीरे इन विद्यालयों में शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधाएं भी दी गई। यह आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2005 में जबकि पूरे देश में प्रत्येक बालक बालिका की शिक्षा पर औसत 1,049 रुपये खर्च किए जा रहे थे, जबकि हिमाचल प्रदेश में खर्च 2,005 रुपये था। इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। फलस्वरूप यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। यहाँ शिशु मृत्यु दर तथा लड़कियों की बाल मृत्यु दर में कमी आई। यहाँ की महिलाएं कामकाजी एवं आत्मविश्वासी है, खुद भी घर से बाहर काम करते हुए अपनी बेटियों से बाहर काम करने की उम्मीद रखती है। ग्रामीण मंडलियों में इनकी सक्रिय भागीदारी है। इस प्रकार शिक्षा ने इस देश में काफ़ी बदलाव ला दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो था वो 83.98% तक पहुंच गई है। अब इस राज्य का मानव विकास सूचकांक हम राज्यों से काफ़ी बेहतर है। मतलब हम एक तरीक़े से कह सकते हैं कि अब जो है 2011 के पश्चात या 2011 जनगणना के बाद से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ मानव विकास सूचक जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, वृद्धि हुआ है इसमें से। तो ये रहा आपका विकास की समझ, ठीक है ना, जो चैप्टर जो है वो। और ये कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका क्लास में या नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आंसर क्वेश्चन का PDF। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।